आज भारत में जो कि लगभग 50 डिग्री के टेम्परेचर की गर्मी झेल रहा है, एक तरफ सर्वाधिक चर्चा इस बात को है, तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल संदर्भों में एक और बड़ी चर्चा है कि मोदी जी विवेकानंद रॉक पे जो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल ड्रामा है या उनका कोई पर्सनल स्पिरिचुअलिटी है या इसके पीछे का सिंबलिज्म कुछ और है। इन सारे संदर्भों को जब हम देखें, और आपने देखा होगा कि 2013 के बाद से जो भारतीय राजनीति में परिवर्तन हुआ और नरेंद्र दास मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, तो जब भी वो कोई इस तरह की गतिविधि में हिस्सा लेते हैं तो इसके विविध प्रकार के विवेचन शुरू हो जाते हैं और ऑब्वियसली इसे कई संदर्भों में देखा भी जाता है। सबसे पहले अगर हम विवेकानंद रॉक पर मेडिटेशन को देखें, इससे पहले 2014 में पहले आम चुनावों के बाद जब मोदी जी आए थे जिस इलेक्शन में, उसमें उन्होंने शिवाजी के प्रतापगढ़ फोर्ट की यात्रा की थी। 2019 में उन्होंने केदारनाथ की यात्रा की और 2024 में वो विवेकानंद रॉक गए। क्या इन सबके पीछे कुछ कनेक्टिविटी है और इन खास जगहों पर जाकर मेडिटेशन करने, बात करने, दर्शन करने, इसका कुछ सही में मैसेज है, निहितार्थ है क्या? पहला पॉइंट, अगर हम पर्सनल स्पिरिचुअलिटी की बात करें, हर व्यक्ति का अपना इंटरेस्ट है, हर व्यक्ति की अपनी एक तरह से कहिए भक्ति है, वो जो चाहे करे, और वैसे भी धर्म तो व्यक्तिगत आस्था का विषय है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के व्यक्तित्व को देखें तो वो हमेशा सनातन धर्म के प्रति आस्थावान रहे हैं। तो एक पर्सनल स्पिरिचुअलिटी है, इसको लेकर कहीं किसी बात पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जब चुनाव प्रचार का अंतिम दिन होता है, 48 घंटे बचते हैं कि चुनाव प्रचार खत्म, और तब मोदी जी जाते हैं किसी विशेष लोकेशन को चुनते हैं, उसके बाद ये विवेचन शुरू हो जाता है पॉलिटिकली, खासकर पॉलिटिक्स के संदर्भ में, कि इसके पीछे का डायमेंशन क्या हो सकता है। अगर हम इन चर्चाओं को देखें, सबसे पहले जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है, पॉलिटिकल मैसेजिंग में दो तीन बातें जाती हैं। जो विपक्ष है, एक टर्म मैं ऐसे कह सकता हूं कि मोदी का मेडिटेशन और विपक्ष का डेविएशन। जैसे ही बहुत सारी बातों के बाद चुनाव प्रचार में बहुत नकारात्मकता, बहुत सारी बातें होती हैं, और उसके बाद जब ये जाकर ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो 2 दिन वो चुप रहते हैं और बाकी सारे लोग बोलते हैं। कल का पेपर अगर आपने देखा होगा तो विपक्ष का हर नेता, किसी भी पार्टी का हो, उन्होंने उनके ध्यान पर कोई ना कोई बात कही और संभवतः मोदी जी को यह बात पता है। दूसरी चीज, विपक्ष का आरोप है कि चूंकि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जाते हैं और इस तरह के मेडिटेशन करते हैं, सबसे पहले तो उनके व्यक्तिगत इसे आस्था न मानकर ढोंग और चुनाव प्रचार का साधन मानते हैं। एक पक्ष दिखता भी है कि जिस तरह प्रचार चलता है, क्योंकि चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, ऑफिशियली कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन जब आप केदारनाथ जानते हैं, प्रतापगढ़ जाते हैं और विवेकानंद रॉक जाते हैं, तो जिस तरह मीडिया, और केवल इंटरनल ही नहीं, इंडियन ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया भी जिस तरह की कवरेज और चर्चाएं करता है, तो उसके बाद एक फिर से लोगों में चर्चा होती है और विपक्ष का कहना है कि इससे वोट प्रभावित होते हैं, इसे कोड ऑफ कंडक्ट का हनन मानना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम पॉलिटिकल दृष्टिकोण से ही बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि मोदी केवल प्राइम मिनिस्टर या व्यक्तिगत नरेंद्र दास मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि यहां पर वो एक पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं और उन्हीं के फेस पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है, वो इस बात को जानते हैं। अगर हम पॉलिटिकल मैसेजिंग को देखें, इस बार 2024 में जब उन्होंने विवेकानंद रॉक को चुना और विवेकानंद के मेडिटेशन को चुना, तो इसके पीछे के अगर हालात को देखें, सबसे पहले इस पूरे दौर में अगर आपने देखा होगा तो मोदी जी ने नॉर्थ और साउथ दोनों को जोड़कर, और खासकर साउथ में जो उनकी पार्टी है, जो पॉलिटिकली रूप से स्ट्रांग नहीं मानी जा सकती,
वहां पर उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि उनके लिए जो सांस्कृतिक और धार्मिकता है उसके तहत ये जो इंटीग्रिटी है, जो नॉर्थ और साउथ का गैप है, वो इसे नहीं मानते। उन्होंने काशी तमिल संगमम प्रोग्राम चलाया। आप सबको याद होगा, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो उससे पहले जो उन्होंने एक तरह से व्रत किया, तो वो साउथ के टेम्पल्स में ही वो उधर ज्यादा रहे। तो एक बात थी, एक पॉलिटिकल कनेक्ट, स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन कनेक्ट के माध्यम से वो पॉलिटिकल कनेक्ट कर रहे हैं साउथ से ज्यादा, ये बात स्पष्ट दिखती है। दूसरी बात, अगर हम मेडिटेशन की बात करें तो मेडिटेशन खुद विवेकानंद जी के शब्दों में एक ऐसी माइंड की अवस्था है जब हम अपने आप को बहुत ट्रेंड कर लेते हैं कि ये लगातार फिक्स रहे किसी एक सर्टन एक्सटर्नल या इंटरनल लोकेशन पर, जो आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत होता है, क्योंकि मन सबसे ज़्यादा चंचल है और हमें इसे फोकस करना है। मेडिटेशन की न सिर्फ हिंदू धर्म में, बल्कि आप बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, किसी को भी देखें, सभी ने मेडिटेशन को अपने आप को तलाशने का, अपने आप को जानने का, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का बहुत ही बेहतरीन स्रोत माना है। और बुद्ध, आप देखिए, सबसे ज़्यादा अगर उनके आप स्टैचूज देखें, आप उन्हें ध्यान मुद्रा में ही देखेंगे। अष्टांग योग की बात करें तो जो अष्टांग योग में जो 8 बातें हैं, उसमें यम नियम से होते होते जो 8वां समाधि है, उससे पहले जो 7वां है वो ध्यान ही है। तो अष्टांग योग में 7वें चरण पर ध्यान है, उसके बाद समाधि है। मतलब अगर आपने मेडिटेट करना सीख लिया, अगर आपने अपने आप से अपने आप को समय देना शुरू कर दिया, तो इसके बाद केवल मोक्ष और समाधि, ये आपका दर्शन कहता है कि वही एक रास्ता बचता है। इसका मतलब मेडिटेशन हमारे दर्शन में हर तरफ से, केवल सनातन धर्म नहीं, इसके अतिरिक्त भी सभी धर्मों में मेडिटेशन की अपनी भूमिका है, उसे बड़े सकारात्मक ढंग से देखा गया है। और निसंदेह जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा संरक्षित करते हैं। मौन रखकर, ध्यान लगाकर आप उससे जुड़ते हैं जिस पे आपकी श्रद्धा होती है। जरूरी नहीं है वो भगवान पे ही हो। वैसे तो विवेकानंद जी ने कहा था, मेडिटेशन एक ब्रिज है जो ह्यूमन सोल को गॉड से जोड़ती है, जो एक मानवीय आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। यहाँ ईश्वर की जगह स्पिरिचुअलिटी भी हो सकता है अगर आप ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन मेडिटेशन ये तय है और ये निश्चित है, दर्शन से, धर्म से और राजनैतिक राष्ट्रों की बाउंड्री से परे मेडिटेशन का महत्व तो निसंदेह अपने आप में सबने स्वीकारा है। तो समस्या यहां मेडिटेशन को लेकर नहीं है, और ना कोई जो भारत में लोग हैं या जो राजनीतिक चर्चाएं हैं उसमें भी मेडिटेशन को लेकर ऐसा नहीं है कि कोई उसे महत्वहीन मान रहा है। समस्या जो लोग देखते हैं, उन्हें लगता है इसका वो राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर विवेकानंद जी की बात करें, विवेकानंद वो व्यक्तित्व है, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि विवेकानंद वास्तव में आधुनिक भारत के पितामह हैं, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। सुभाष चंद्र बोस की नजरों में अगर कोई है तो वो विवेकानंद है। याद रखिए, विवेकानंद वो व्यक्ति हैं, 1893 में जब शिकागो वैश्विक धर्म सम्मेलन में जब वो गए, उस समय भारत की स्थिति क्या थी? हम सांस्कृतिक रूप से, हम सभ्यता के रूप से, ज्ञान के रूप से सभी में दीनहीन माने जाते थे। अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से यह पूरी दुनिया में फैला दिया था कि हमारा ज्ञान, हमारी परंपरा, ये सब असभ्य है, हम पाश्चात्य मूल्यों के समक्ष कुछ नहीं है। और जब विवेकानंद जी ने हमारे धर्म की, हमारे आध्यात्म की जो गहराइयों की बात की, सार्वभौमिक सहिष्णुता की बात की, सभी धर्मों को शरण देने की बात कही, और उसके बाद आपको पता है कि जिस तरह से शिकागो वैश्विक धर्म सम्मेलन में तालियां बजती रहीं और विवेकानंद ने सनातन के अध्यात्म की गहराई को जिस तरह पूरे विश्व में पहुंचा दिया, उसके बाद हम सबको भी प्राइड होने लगा और उन्होंने एक नारा दिया, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। विवेकानंद की बातों को
अगर हम देखें, एक एंगल और दिखता है जो लोग पॉलिटिकल दूसरे संदर्भ में देखते हैं, कि बंगाल के चुनाव भी हैं और बंगाल में विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस को लेकर एक अपनी ही अलग भावना है, एक अलग इमोशन है। तो निसंदेह विवेकानंद हो या कन्याकुमारी का वो विवेकानंद रॉक पर जाकर मेडिटेशन हो, उसके पीछे की पॉलिटिकल मैसेजिंग को जो लोग मान रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल इंटरप्रेटर हैं, एनालिस्ट हैं, सोफोलॉजिस्ट हैं, वो सब अपनी बात कर रहे हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता, करने दीजिए। तो एक तरफ मोदी की ये जो मेडिटेशन और विवेकानंद रॉक पर जाना है, उसको लेकर जो संदर्भ है वो बंगाल की पॉलिटिक्स हो या साउथ की पॉलिटिक्स हो, इन सब से जाकर भी जुड़ता है। लेकिन इन सब में विशेष क्या है? इन सब में अगर मैं सिंबोलिज्म की बात करूं, और सिंबोलिज्म की बात करूं तो इसके पीछे साइकोलॉजिकल सिंबोलिज्म है, कल्चरल सिंबोलिज्म है और ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिंबोलिज्म भी है, जिसकी कुछ बात हमने की। आप याद कीजिए, भारत में हम अगर आजादी की लड़ाई के समय से भी देखें तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है वो एक बड़ी धरोहर रही है हमारी। जब स्वदेशी आंदोलन के दौरान हमने अपने कल्चर को, अपने धर्म की कुछ बातों को लेकर आगे बढ़े, तो उसे बड़ी तेजी से जन आंदोलन लोकप्रिय हुआ। चाहे गणेश महोत्सव है, शिवाजी महोत्सव हो तिलक जी द्वारा, या फिर गांधी जी के पूरी हम फिलॉसफी को, उनके आंदोलन के स्वरूप को देखें, तो कल्चरल जो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, कल्चरल नेशनलिज्म है, इसकी महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। और विवेकानंद जिन्हें खासकर इसकी प्राइड को, कल्चरल नेशनलिज्म की बात को बहुत अच्छे से प्रचारित किया। हमें याद रखना है 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने मोदी जी, जब वो शिवाजी के प्रतापगढ़ किले जाते हैं, तो शिवाजी सिंबल था विदेशी से लड़ाई का, विदेशी के प्रति किसी भी हद तक जाकर लड़ने का जज्बा दिखाने का। और साथ ही साथ शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने अपने गुड गवर्नेंस से भी यह दिखाया था कि गुड गवर्नेंस के समय वो सबके साथ न्याय करते हैं, उसमें धर्म जाति ऐसा कोई अलगाव नहीं दिखता। आप देखिए, पहले वाले जो टेन्योर है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें वहां उन्होंने कोशिश की, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, और साथ ही साथ गुड गवर्नेंस की बहुत सारी बातें की। अच्छे दिन आने वाले हैं, या फिर ये बात की जाए जब उन्होंने इसी शिवाजी गुड गवर्नेंस के लिए कहा, सबका साथ सबका विकास और मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। लेकिन शिवाजी को, वो शिवाजी जिन्होंने मुगलों से लोहा लेने में किसी तरह की परवाह नहीं की और ताकत के बल पर, अपने समर्पण के बल पर बिखरे हुए एक अणुओं की तरह मराठे थे, उनको लेकर एक साम्राज्य बना दिया। और वो साम्राज्य बना दिया मराठा, जिसने आने वाले समय में जिसे मुगलों का उत्तराधिकारी कहा जाने लगा। उस जिजीविसा को लेकर पहला सिंबोलिज्म उन्होंने चुना। उसके पीछे भी पॉलिटिकल कंसर्न है, वो 14 का है। लेकिन एक बात है, शिवाजी जी क्यों, तो उसके पीछे है कि हारना नहीं है और विदेशियों के खिलाफ चाहे जिस भी तरह का आरोप लगे, सशक्तता से आना है। इसीलिए आप डोकलाम की बात देखेंगे, आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात देखेंगे, और विदेशी यात्राओं से हर जगह उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि भारत अब वो भारत नहीं है, ये नया इंडिया है, और एक नारा दिया कि घुसकर मारेगा। 2019 में आते हैं, 19 के इसी तरह जब चुनाव का अंत हो रहा था, तो उन्होंने केदारनाथ को चुना। केदारनाथ, यहां दो बातें मैं आपसे बताना चाहूंगा। सबसे पहले, अब धर्म को, चूंकि अपनी जो धार्मिक आस्था है, व्यक्तिगत आस्था है, उसके साथ साथ जब वो वहां गए और पब्लिक ने बहुत, चूंकि मीडिया, सोशल मीडिया आजकल इतना है कि कोई भी चीज छिपती नहीं है, इतना प्रसार हुआ, तो एक हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था का प्रचार हुआ। और हिंदू धर्म के प्रति जब उन्होंने समर्पण देखा, उस गुफा में ध्यान लगाया। और तीसरी बात, अगर आपको याद होगा 2013 में जब केदारनाथ में बहुत बड़ी आपदा आई थी, उस आपदा के बाद देखिए कैसे उसका पुनरुत्थान और नवीनीकरण हुआ। और आज ये भी एक
आप कहे बहुत अच्छी बात, मैं तो नहीं मानता कि आज केदारनाथ या चारों धाम की यात्रा करने में भीड़ ऐसे जा रही है, एक टूरिज्म हो गया है, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी कम हो गई है, बल्कि वो मॉडर्न टूरिज्म ज़्यादा हो गया है। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि उन्होंने धार्मिक सिंबोलिज्म दिया, और इसके बाद अगर देखा जाए तो आप देखेंगे इस दौर में क्या होता है। तो इस दौर में ही कहीं काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता है, कहीं महाकाल कॉरिडोर बनता है, और साथ ही साथ राम मंदिर का भी निर्माण होता है, अगर हम 19 से 24 के दायरे को देखें। इसका मतलब है कि धार्मिक उत्थान की बात करते हैं, और मैं यहां एक कोट करना चाहूंगा, जो बीजेपी या आरएसएस या दक्षिण पंथ के बहुत बड़े आलोचक, एक तरफ बरखा दत्त जो पत्रकार हैं, जो खासकर बीजेपी और आरएसएस की आलोचना के लिए जानी जाती हैं, और भी बहुत सारे पक्ष हैं उनके, और दूसरा नीरजा चौधरी जो एक एनालिस्ट मानी जाती हैं, अनुभवी। एक डिबेट में नीरजा चौधरी का कहना था कि मैं प्रति वर्ष वैसे तो बनारस जाती हूं, और जब बनारस जाती थी खासकर देव दीपावली के मौके पर, जब मैं वहां जाती थी तो देखती थी कि क्राउड है, और 4-5 हजार का क्राउड होता था। लेकिन उनका कहना है जब मैं 19 के बाद गई और वहां देखा तो वो लाखों का क्राउड था, और जब लाखों का क्राउड था तो ये मेरा नहीं कहना, नीरजा चौधरी जी कहती हैं कि एक तरह से मुझे लगा ये हिंदू रिवाइवलिज्म, हिंदू पुनरुत्थान हो गया है, पुनरुत्थान हो रहा है, और लोगों की भावनाएं अब उमड़ रही हैं। चूंकि मैं खुद बनारस का रहने वाला हूं, मैं घाट घाट गली गली से वाकिफ हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि परिवर्तन इस रूप में आया है। बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि गोवा से ज्यादा यात्री बनारस में आए हैं, तो आया है। और इस तरीके से जो सुधार हुआ, वो जो सिंबोलिज्म दिखाते हैं 2019 में केदारनाथ जी की यात्रा करने के बाद, उसके बाद सबसे बड़ा विषय उन्होंने धार्मिक पुनरुत्थान का चुना। इसीलिए कई लोग तो यहां तक कि इन्हें अहिल्याबाई होलकर से तुलना कर देते हैं, क्योंकि मुगलों के आक्रमण और मंदिरों के ध्वस्त होने के बाद जो सबसे ज्यादा, यदि किसी लेडी ने, यदि किसी भी व्यक्तित्व ने अगर मंदिरों का उद्धार किया, अगर फिर से उद्धार किया, पुनर्निर्माण किया, तो वो थी अहिल्याबाई होलकर। इसलिए कई जगह पर आप पढ़ेंगे कि अहिल्याबाई होलकर के बाद मोदी, कुछ सेंस में काफी हद तक सही है। अब तीसरी बात, 2024 में अगर उन्होंने विवेकानंद को चुना तो इसका संदेश क्या है? इसका मतलब अगर इनकी सरकार आती है, क्योंकि भाई 4 जून तय करेगा, जनता 1 तारीख को जो भी होगा, मतपेटियों में सभी का भाग्य बंद होगा। तो यहां पर अगर विवेकानंद, अगर हम 1914 के बाद 24 को देखें, तो विवेकानंद की सबसे पहली पहचान है नेशन प्राइड की, राष्ट्र पर गर्व करने की भावना। दूसरी बात है जो युवा सशक्तिकरण है, यूथ इंपावरमेंट है, उसको लेकर विवेकानंद जी ने हमेशा कहा कि बदलाव, परिवर्तन ही शाश्वत है, और परिवर्तन का जो बिंदु होगा वो युवा होगा। और यूथ इंपावरमेंट ये बड़ा विषय रहा है, और आज की जरूरत भी है, जब इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड से गुजर रहा है, जनांकिकी लाभांश से गुजर रहा है। ये देखना पड़ेगा कि आखिर अगर विवेकानंद को उन्होंने चुना, उनके विचारों को, उनके सिंबल्स को चुना, तो क्या यूथ एम्पावरमेंट को इस बार फोकस किया जाएगा? एक इंपॉर्टेंट विषय भी है। नेशन प्राइड के साथ साथ तीसरा जो कल्चरल और स्पिरिचुअलिज्म है, जो हमेशा हर मोर्चे पर रहा है, और थोड़ा सा जो इनकी पार्टी है वो भी हमेशा एक तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करके चलती है। तो ये बातें तो हमेशा देखी गई। लेकिन अगर विवेकानंद जी को चुना गया है, जो ये कहते हैं, एक तरफ आपने सुना होगा, स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ, ताकत यही सबसे बड़ी शक्ति है और कायरता मृत्यु के समान है। तो क्या यूथ एम्पावरमेंट के लिए वही विवेकानंद जिनके जन्म दिवस पर 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे, हम अपना राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, तो क्या युवाओं को एक नेशन मेकिंग में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए क्या किया जा सकता है, या क्या सही में उनके मन में कुछ धारणा है? अगर है तो इसे सराहा जाना चाहिए। जैसे कि अगर पीछे शिवाजी को और केदारनाथ
मंदिर में जो यात्रा थी उसके बाद जो चीजें हैं, जैसा मैंने कहा, और विवेकानंद जी को चुनने के बाद अगर इस रूप में सुधार होता है, अगर उनका फोकस यूथ एम्पावरमेंट पे होता है, तो ये सही में बहुत ही सराहनीय प्रयास होगा और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को निसंदेह ही बेहतर सराहा जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, उस कल्चरल डिप्लोमेसी जो सॉफ्ट पावर मानी जाती है, आप याद कीजिए योगा को लेकर, जब शुरुआत में योगा को लेकर मोदी जी ने बात की तो कई तरह के इसी तरह ढोंग के आरोप लगे, बाबा रामदेव पर भी प्रोपोगेंडा बहुत सारी लगा। खैर वो तो बाद में योगा को प्रतिष्ठित करने के बाद एक बड़े बिजनेसमैन बन गए। लेकिन जिस तरीके से योग को प्रतिष्ठित किया गया, आलोचनाओं और बहुत सारी एक तरह से उसकी बुराइयों के बावजूद 21 जून को आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं और हमारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक उदाहरण है, आज दुनिया उसे सराहती है। आने वाले समय में मेडिटेशन को लेकर भी, क्योंकि आप याद कीजिए जो मोदी के व्यक्तित्व है, हमारे प्राइम मिनिस्टर में एक बात तो है कि अगर वो कुछ करते हैं, अगर कोई भी बात ऐसी करते हैं तो उसके बाद इसका इम्पैक्ट दुनिया पे बहुत पड़ता है, लोगों पे, भारत पर तो पड़ता ही है। मैं सुन रहा था कुमार विश्वास एक जगह कहते हैं, जब याद कीजिए मालदीव ने भारत की आलोचना की और हमारे प्राइम मिनिस्टर जाकर कुर्सी लगाकर लक्षद्वीप पे बैठ गए, तो कुमार विश्वास का कहना था कि हमारा प्रधानमंत्री कुर्सी लगाकर बीच पर बैठता है और एक द्वीप डूब जाता है। तो कहीं ना कहीं लोग एक चीज तो मानेंगे कि लोग इनको देखते हैं, लोग इनकी बातों पर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन उसका विश्लेषण जरूर करते हैं और इसका इंपैक्ट जरूर पड़ता है। इसी तरह अगर आप, जैसा मैंने कहा, केदारनाथ जी के पास अब टूरिज्म को देखिए, आने वाले समय में इसमें कोई शक नहीं है कि विवेकानंद राग पर जो पिलग्रिम्स हैं या जो यात्री हैं उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। और ऑब्वियसली मेडिटेशन में जब हम ध्यान की मुद्रा में होते हैं तो अपने आप को जानने का, अपने आप से बातें करने का, चूंकि आजकल खासकर इस समय जब हमारे पास मीडिया के संसाधन बहुत हैं, एक फ़ोन लेकर कोई भी शुरू हो गया और सोशल मीडिया का वो एक तरह से दूत हो गया, तब इतनी सारी चीज़ों में आदमी अपने आप को इससे दूर कैसे रखे। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है साइबर या फिर कहें डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की। आजकल डिजिटल फास्ट की बात की जा रही है। लोगों पर इतना असर पड़ा है ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट देखने के बाद कि लोग बहुत तरह की विकृतियों से, साइकोलॉजिकल एक तरह से बुराइयों से जूझने लगे हैं। ऐसे में इसमें कोई शक नहीं है कि द बेस्ट थेरेपी इज मेडिटेशन। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये आसान नहीं है। अष्टांग योग में भी 7वें नंबर का चरण है। इसके साथ साथ अगर हम इनकी जो मैंने सिंबोलिज्म में बात की, कल्चरल सिंबोलिज्म तो बड़ा साफ है कि वो इस यात्राओं से, इस तरह के ध्यान से मोदी जी बड़ा स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उनकी जो आस्था है, उनका एक तरह से जो झुकाव है, वो सनातन कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा है। और अगर है तो वो अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से, भारत की जनसंख्या से। एक चीज़ मैं यहाँ और कहूँगा, अगर ऐसा है तो इसमें कहीं कोई किसी को बहुत बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति है उसकी वैज्ञानिकता, भारतीय संस्कृति के प्रति जो वास्तव में, जो वास्तविक, मैं कह रहा हूं वास्तविक भारतीय संस्कृति, विकृतियों की बात नहीं कर रहा। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो इसके मूल में इतनी वैज्ञानिकता, इतनी अच्छी बातें हैं जो वास्तव में केवल हमें ही नहीं, भारतीयों को ही नहीं, पूरे विश्व को स्वीकारना चाहिए और धर्म से परे जाके स्वीकारना चाहिए। अगर हम इस रूप में देखें, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए, उसके भविष्य के लिए ये बड़ा जरूरी होता है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को ना खोए। गांधी जी हमेशा कहते थे कि हमें अपने घर की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए जिससे ताजी हवा अंदर आ सके, लेकिन दरवाजे बंद रखने चाहिए कि हवा इतनी तेज ना आ जाए कि हमारे पैर उखड़ जाए। सिंपल सा।
इसका मतलब था कि हम अपनी धरोहर, हम अपनी संस्कृति को पकड़ के रखें और आधुनिकता की ओर जाएं, विकास से आंख मिलाएं। हम मंगलयान भी करेंगे, हम चंद्रयान भी करेंगे, हम आदित्य L1 कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा नहीं हम वैज्ञानिकता, आधुनिकता खो दें। हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं और कह रहे हैं तीसरी बनेंगे। हमारे लक्ष्य विकसित भारत के होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ गांधी जी के साथ मैं एकदम सहमत हूं कि अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी विरासत को बचाते हुए चलिए, नहीं तो हम ही नहीं रहेंगे। खिड़कियां खुली रहें, मतलब आधुनिकता से कारोबार हो, नई आधुनिक हवा आए, हमें ज्ञान विज्ञान का पता हो। और दरवाजे मतलब इसलिए नहीं कि हम सब कुछ अपना छोड़ दें और केवल पाश्चात्यकरण की तरफ चले जाएं। तो यहां पर मैं हमेशा कहूंगा कि अगर अपने कल्चर को लेकर गर्व है, जो विवेकानंद जी कहते हैं, हमें अपने धर्म पर, हमें अपने कल्चर पे गर्व होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, कमियां हैं, अगर कमियां हैं उसको नकारिए, क्योंकि जब हम इस पर खड़े होंगे तो हमारी जड़ मजबूत होगी। आने वाले समय हम केवल आज की बात, कल की बात, 5 साल की बात ना सोचें, आने वाले 50 साल बाद, 100 साल बाद हमारा भारत, हमारे भारत का भविष्य क्या होगा, इसको सोचें। हम भारतीयता के बारे में सोचें, हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उसके बारे में सोचें, तब जाकर इस तरह की चीजों से, इस तरह की चीजों में भी नकारात्मकता ढूंढने से हम बच सकते हैं। तो रही बात, अगर हम, जैसा मैंने विमर्श की शुरुआत की थी, पर्सनल स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो यस, नरेंद्र दास मोदी जी का अपना पर्सनल स्पिरिचुअलिटी है। जिस तरह वो हिंदू धर्म के प्रति, कल्चर के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, उन्हें करनी चाहिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है, विपक्ष इसे नकारात्मक तरीके से देखता है और इसमें कोई शक नहीं है कि कई जगहों पर चुनाव प्रचार बंद होने के बाद भी जिस तरह हर तरफ उनकी चर्चा है, तो कहीं ना कहीं वोटिंग बिहेवियर को वो प्रभावित कर रहे होंगे। क्या ये ढोंग है? जैसे कई लोगों ने, कल मैं सुन रहा था, एक विशेष पार्टी, यूपी की एक रीजनल पार्टी है जो सरकार में रही है, उनका कहना था ये ढोंग है और ये केवल आडंबर चर्चा में रहने की बात करते हैं। यहां फिर मैं महात्मा गांधी को लाऊंगा। सुमित सरकार जैसा इतिहासकार एक जगह लिखता है महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी एक ऐसा नेता है जो बड़ा ही कुटिल और चालाक भी है। जब जनता उन्हें भूलने लगती थी, जब जनता अपने आप आंदोलित हो जाती थी और गांधी की जरूरत महसूस नहीं होती थी, तो गांधी जी एक चालाकी से काम करते थे, भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे। और जैसे ही भूख हड़ताल पर बैठते थे, न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया गांधी पर फोकस करती थी और फिर आंदोलन के केंद्र में आ जाते थे, भारत के सबसे बड़े लीडर के रूप में इमर्ज होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं सुमित सरकार, वो सुमित सरकार जो मार्क्सवाद और सबल्टर्न हिस्ट्री के बीच की कड़ी है। उसी तरह अगर इसको देखा जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर वो आरोप लगा रहे हैं कि जैसे ही सारी चीजें समाप्त होती हैं, उसके बाद इस तरह की जो भी गतिविधि होती है, उससे फिर से मीडिया में केवल उनकी चर्चा होती है, उनके अध्यात्म की चर्चा होती है, उनके व्यवहार की चर्चा होने लगती है और वो फिर एक हीरोइक रूप में आने लगते हैं। आज अगर भारतीय परिदृश्य को देखें तो एक चीज बड़ा स्पष्ट है, और भारतीय क्या, अंतर्राष्ट्रीय पटल को भी ले तो एक शब्द मैं कह सकता हूं कि यू कैन लव मोदी, यू कैन हेट मोदी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मोदी। आप मोदी को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, और केवल आप ही नहीं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो। इन सबके साथ हमें यह भी देखना होगा, आज सारे विमर्श या तो मोदी समर्थक के हैं या मोदी आलोचक के हैं। कोई भक्त कहता है, कोई चमचा कहता है। जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं, इसको इस नजरिए से हटा कर देखते हैं। केवल जरूरी नहीं है कि मोदी जो भी करेंगे वो गलत ही होगा, तर्क नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, आधुनिकता नहीं होगी और केवल ढोंग होगा। और दूसरी तरफ ये भी नहीं कि अगर उन्होंने कर दिया तो सब कुछ सत्य है, सब कुछ केवल परंपरा, सब कुछ केवल अच्छे के लिए, धार्मिक उत्थान के लिए है, उसके पीछे पॉलिटिक्स नहीं है, इसे भी नहीं माना सकता। कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में, दोनों के संतुलन को देखना होगा। लेकिन एज ए लीडर जब कोई व्यक्ति आता है, उसे राजनीति भी करना है। याद रखिए, हमारे सनातन दर्शन में, हमारे इतिहास में साफ कहा गया है
कि हमारा नेतृत्व, हमारा लीडर केवल ऐसा ना हो जो राजनीति सिखाए, जो राजनीतिक नेतृत्व करे, बल्कि उसका कर्तव्य है कि वो आध्यात्मिक नेतृत्व भी करे। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत दिनों तक इंडिया की पॉलिटिक्स ने, बहुत समय तक आजादी के बाद से हिंदुइज्म को लेकर, कल्चरल रिवाइवलिज्म को लेकर बहुत बैकफुट पे अपने आप को रखा है। लेकिन इस सरकार के आने के बाद, खासकर 2014 के बाद, वो एग्रेसिव हुआ है। और जब एग्रेसिव हुआ है तो प्रतिक्रियाएं इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिटिक्स में कई तरह की आए हैं। ऑब्वियसली कई मोर्चों पर लोग नाराज होंगे। जिनकी जिनकी पॉलिटिक्स प्रभावित हुई है वो क्या चुप बैठेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आलोचना करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष, वाद विवाद, संवाद होते रहना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर धर्म आधारित राजनीति, एक तरफ राजनीति हो रही है, लेकिन अगर धर्म को केवल बेचा जा रहा है, धर्म का केवल मिसयूज किया जा रहा है, इसे रोका जाना चाहिए, क्योंकि साफ है प्रस्तावना हम पंथ निरपेक्ष देश हैं। लेकिन इन सबके साथ अगर हम कल्चरल रिवाइवलिज्म की बात करते हैं, हम सबको साथ ले चलने की बात करते हैं, और अगर जो अच्छे पॉइंट हैं, जो गहरे बिंदु हैं हमारे दर्शन के, हमारे संस्कृति के, अगर हम उसे फिर से नई दुनिया, नए समाज, नए भारत और नए युवा को संदेश दे रहे हैं, तो इसमें मुझे गलत नहीं लगता। इसलिए, और मेडिटेशन पे तो मैं साफ बात कहता हूं कि खामोशी का अपना अलग ही अंदाज होता है। शब्द का क्या है, वो तो बदल जाता है परिस्थितियों को देखकर। तो कई बार जवाब देने से अच्छा होता है मौन रहना। बुद्ध ने मौन की ताकत को समझाया है। जब उनसे कोई मेटाफिजिकल, फिलॉसफिकल क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो मौन हो जाते थे, क्योंकि वो जानते थे इन बातों का कोई सीधा आंसर नहीं है, और इसलिए वो मौन हो जाते थे। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा वक्तव्य है उनका कि ऐसी कोई भी बात आप पे कहता है, मेडिटेशन और ध्यान में देखिए कितनी शक्ति है। जब उनसे यह कहा गया कि कोई व्यक्ति बहुत नाराज हुआ बुद्ध से और उनको लगा गालियां देने, अब्यूज करने, बुद्ध जो है वो कुछ नहीं बोलते और मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। जब वो चला जाता है तो उनके शिष्य पूछते हैं, अरे आपको इतनी गालियां, इतना अब्यूज किया, आपने कुछ नहीं कहा? उन्होंने कहा कि मान लो तुम मुझे कुछ पैसे देते हो और मैंने लेने से इनकार कर दिया, तो तुम्हारे पास ही रहा ना, तुम्हारी संपत्ति ही रही ना। इसी तरह गाली उसने दी, मैंने ली ही नहीं, इसका मतलब वो गाली उसी के साथ चली गई, उसी के पास चली गई। ये शक्ति, ये मौन का, ये जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक ऋषि परंपरा में ले जाता है, वो जाकर सीखता है। तो मेडिटेशन का पावर तो वहां तक है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आप प्राइम मिनिस्टर की इन चीज़ों को आप उस लेवल तक ले जाकर देखें कि वो बुद्ध हो गए हैं या फिर वो एक तरह से ऋषि हो गए हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने इस कल्चर का, इस फिलॉसफी का पॉलिटिकल सेंस में अगर इस्तेमाल किया भी है, तो इसे पॉजिटिव सेंस में जरूर स्वीकारा जा सकता है कि हमारी अपनी परंपरा, हमारी अपनी संस्कृति को उन्होंने फिर से उठाने का प्रयास किया है। तो एक तटस्थ भाव से मैं एंड करते वक्त कह रहा हूं कि यहां पर पर्सनल स्पिरिचुअलिटी को देखा जाना चाहिए, पॉलिटिकल मैसेजिंग को भी देखा जाना चाहिए, और तीसरा जो सिंबलिज्म है, जो प्रतीकों का महत्व है, वो बड़ा स्ट्रांग होता है, जिसमें कल्चरल सिंबलिज्म है, साइकोलॉजिकल सिंबलिज्म है, पॉलिटिकल सिंबलिज्म है, और कुल मिलाकर इन सब के तहत ही मोदी की इस मेडिटेशन की भूमिका को हम व्याख्यायित कर सकते हैं, और इसी रूप में इसे देखा जाना चाहिए। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, किसी भी तरह के विचार रखने, कमेंट करने से पहले आप पूरा वीडियो सुनेंगे। ना मैं मोदी का घोर आलोचक हूं और ना मैं मोदी का अंधभक्त हूं, लेकिन इन सबके बीच इसके निहितार्थ क्या है, मैंने कोशिश की। लगातार लोग पूछ रहे थे, भारत में 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है, लोग उस गर्मी में भी इस चीज़ों से जूझते हुए भी अगर इसकी चर्चा कर रहे हैं तो इसका महत्व तो होगा। और कई लोगों ने जब कहा कि इस पर आप बात कीजिए, तो मैंने इस रूप में रखा। तो हमें यह देखना चाहिए कि ना हम दोनों पक्ष, ना केवल
समर्थन, न केवल विरोध। इसके पीछे क्या क्या तत्व हो सकते हैं, इसको जरूर देखा जाना चाहिए। और जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव सेंस में लेने में हर्ज क्या है। हाँ, मैं अपनी संस्कृति पे गर्व करता हूं। हाँ, मुझे भारत राष्ट्र का नागरिक होने पे गर्व है। मैं अपने धर्म, जो रियल सेंस है धर्म का, उसमें जो बातें हैं उसे करने में और उसे लोगों को बताने में मुझे बहुत अच्छा फील होता है। इसलिए अगर उन सेंसों में मैं अगर तारीफ कर जाता हूं तो मैं कोई भक्त नहीं हूं। और मुझे लगता है कि हमें इस तरीके से सोचना ही चाहिए। किस बात का डर, किस बात का भय, अगर हम अपने कल्चर की, अगर हम अपने रिलीजन की, अगर हम अपने समाज की सहिष्णुता की तारीफ ना करें तो फिर हमारा एक जागरूक भारतीय, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारी फिर क्या अस्मिता।